राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे थे वीडियो पर, सर मैप एक्सप्लेनेशन भी करवा दो। तो इसी उनकी डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि बुक में मैप की एक्सप्लेनेशन नहीं है। और आपको पता है एग्जाम में 14 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें से 9 नंबर मैप फिल करने के और 5 नंबर एक्सप्लेनेशन के होंगे। इसलिए आज इस वीडियो में हम तीनों मैपों की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। और जो मैप वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 16 महाजनपद वाला जो मैप है हमारा, उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। सबसे पहले हम अंग के बारे में बात करते हैं। ये तो मैप की एक्सप्लेनेशन आपको किताब में मिल जाती, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दी है कि इन्हीं भी 5 आप जनपद के महाजनपद के नाम लिख सकते हैं। मैंने पहले अंग लिया है, तो इसके बात करते हैं। इसमें वर्तमान बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले का क्षेत्र शामिल था। यह मगध के पूर्व में तथा राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी, जो उस समय के भारत के प्रमुख नगरों में से एक थी। यह गंगा व चंपा नदी के संगम पर स्थित थी। यह कला, संस्कृति तथा व्यापार का केंद्र भी थी। प्रारंभ में इस राज्य ने उन्नति की तथा बाद में मगध के साथ इसका संघर्ष हो गया और यह मगध राज्य का हिस्सा बन गया। फिर मगध ही है अगला। यह क्षेत्र भी बिहार में पटना व गया के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसके उत्तर में सोन तथा पश्चिम में गंगा नदी बहती थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो व्यापार, कला, संस्कृति के लिए जहां महत्वपूर्ण थी, वहीं 5 पहाड़ियों से घिरी हुई अत्यंत सुरक्षित राजधानी भी मानी जाती थी। इस पर कई वंशों ने राज किया। पहले मगध भी अन्य जनपदों की तरह एक सामान्य राज्य था, लेकिन बाद में यह एक सर्वशक्तिशाली राज्य बन गया। इसकी राजधानी स्थानांतरित होकर पाटलिपुत्र बन गई, जिसे काफी लंबे समय तक प्राचीन भारत की राजधानी बने रहने का गौरव भी प्राप्त हुआ। मगध राजनीतिक व धार्मिक गतिविधियों के बदलाव का केंद्र था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इसी स्थान पर अस्तित्व में आए। यहीं के शासकों, विशेषकर बिंबिसार व अजातशत्रु ने इन धर्मों को संरक्षण भी दिया। उत्तम किस्म की कृषि व लोहे की खानी ने मगध की संपन्नता को 4 चांद लगा दिए तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहीं पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। अगला है भाई काशी। आरंभ में यह सभी जनपदों से शक्तिशाली जनपद था, जो आज के उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले व समीपवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा व असी नदियों के संगम पर बसी थी। यह नगरी 12 योजनाओं में विस्तृत थी एवं एक समय था जब यह स्थान भारत के सर्वश्रेष्ठ नगरों के रूप में जाना जाता था। यह सूती कपड़ों, घोड़ों के व्यापार तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ब्रह्मदलों के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। कौशल राज्य के साथ निरंतर संघर्ष ने इसे कमजोर बना दिया तथा बाद में इसका पतन हुआ। फिर है वज्जी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। यह उत्तरी बिहार में वैशाली के आसपास के क्षेत्र में फैला था। गंडक नदी इसे कौशल से अलग करती थी। यह 8 कबीलों का संगठन था, जिसमें लिच्छवी, विधेय, प्राज्ञानिक मुख्य कबीले थे। यहाँ पर गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। इसकी राजधानी वैशाली संस्कृति व सभ्यता के विकास का केंद्र थी। राज्य का शासन एक परिषद द्वारा होता था, जिसमें प्रत्येक गांव के मुखिया को शामिल किया जाता था। आरंभ में यह जनपद महत्वपूर्ण था, लेकिन बाद में मगध नरेश अजातशत्रु ने इसके संगठन को नष्ट करके इसे मगध का हिस्सा बना दिया। और लास्ट है मल, यानी कि जो महाजनपद 16 वालों का एक्सप्लेनेशन, उसका लास्ट पॉइंट मल है। मल एक अक्षत्रिय वंशीय गण था, जिसके 2 कबीले मौलिक तौर पर पावा व कुशीनगर में रहते थे। मल का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र पर 5000 कबीलाई सरदारों का शासन था। महात्मा बुद्ध की गतिविधियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय रही। कुशीनगर के पास ही उनका निधन हुआ एवं मलों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद के समय के बारे में किसी विशेष प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ये था उस मैप की 16 महाजनपद। अगले मैप की एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगला है प्राचीन काल में भारतीय कला के स्थल स्कीम। तो बड़ी मेहनत से लिखी है भैया, क्योंकि बुक में नहीं थी, अलग अलग बुकों से उठाकर। तो अब इसके बारे में बात करें तो पहला उदयगिरी। उदयगिरी मध्य प्रदेश के विदिशा यानी कि देशनगर के समीप उदयगिरी नाम पहाड़ी स्थित है, जहां 20 गुफाओं को काटकर मूर्तियां बनाई गई। यह हिंदू तथा जैन धर्मों से संबंधित है। इनमें अधिकतर मूर्तियां गुप्त काल की हैं।
गुफा संख्या 4 में शिवलिंग की प्रतिमा तथा 5 में विष्णु के वाराह अवतार की झांकी सुरक्षित है। उदयगिरी लेख में चंद्रगुप्त के शिव पाटलिपुत्र निवासी वीरसेन उर्फ साव उर्फ यानी कि उसका निकनेम साव द्वारा शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख है। एक अन्य गुफा से कुमारगुप्त प्रथम का एक लेख गुप्त संवत 106 यानी गुप्त संवत तो 106 है और वैसे बात करें तो 425 ईस्वी है, क्योंकि गुप्त संवत शुरू हुआ था 319 में। इससे पता चलता है कि शंकर नाम के व्यक्ति ने जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण गुफा संख्या 10 के द्वार पर करवाया था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप भी उदयगिरी नामक की एक पहाड़ी है। देखो यानी कि एक यहाँ है और एक उड़ीसा के पास भी राजधानी भुवनेश्वर के पास है उदयगिरी नाम की एक पहाड़ी, जहां से कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल का लेख मिलता है। अगला पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर बिहार में गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इसकी स्थापना उदयन यानी उदयभद्र ने की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर रखा था। तो भाई आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना, उदयन या उदयभद्र किस वंश का शासक था। पाटलिपुत्र विद्या का भी प्रसिद्ध केंद्र था। वर्ष यानी कि नाम है, ये वर्ष पाणिनि के गुरु का नाम है वर्ष। उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल आदि की यहाँ परीक्षा ली गई थी। मैक्सनीज के अनुसार पाली प्रोथा यानी पाटलिपुत्र परसिनो क्षेत्र में स्थित एक बड़ा सुंदर शहर है। यह चारों ओर एक विशाल दीवार से घिरा है। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और मैक्सनीज कौन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। गुप्त युग में पाटलिपुत्र एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। कुत्रापत के व्यापारिक मार्ग से इसका सीधा संबंध था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र नगर का गौरव क्रमशः घटने लगा। अगला है प्रयाग। गंगा यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग प्राचीन समय से ही हिंदुओं का सुप्रसिद्ध तीर्थ रहा है। इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। रामायण में इसका उल्लेख भारद्वाज आश्रम के स्थान के रूप में हुआ है। बुद्ध काल में भी यह वत्स राज्य के अंतर्गत रहा, जिसकी राजधानी कौशाम्बी में थी। मौर्य सम्राट अशोक ने अपना लेख कौशाम्बी में ही उत्कीर्ण करवाया था, जिस पर बाद में समुद्रगुप्त ने अपनी प्रस्ती खुदवाई। ह्यूनसांग हमें बताता है कि सम्राट हर्ष ने प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष प्रसिद्ध का आयोजन करवाया था। इस अवसर पर बहुत दान वितरित किया करता है, यानी कि हर 5वें साल में वो एक यज्ञ करवाता था। ह्यूनसांग ने प्रयाग में जल समाधि का उल्लेख किया है। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ मरने वालों का स्वर्ग में पुनर्जन्म होता है, यानी कि यहाँ मरने वाला मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ये माना जाता था। तंजौर है फिर अगला। तमिलनाडु के तिरुचिन्नापल्ली जिले में स्थित तंजौर नामक नगर प्राचीन समय में सुप्रसिद्ध चोल शासकों की राजधानी था। यह नगर कावेरी नदी के तट पर बसा है। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज ने 1000 ईस्वी के लगभग यहाँ बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदू मंदिर माना जाता है। इसे ही द्रविड़ शैली का यह सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। बृहदेश्वर के अतिरिक्त तंजौर से कई अन्य मंदिरों के भी उदाहरण मिलते हैं। इनमें सुब्रमण्यम मंदिर तथा रामानाथ स्वामी मंदिर उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है भाई लास्ट कार्ले। यह महाराष्ट्र के पुणे या पूना जिले में स्थित है। कार्ले का प्राचीन नाम वालुराका था। यहाँ पहाड़ को काटकर चैत्य बनाया गया है, जो भारत के सभी खोदे हुए चैत्य घरों में सबसे विशाल है। यह सुंदर है। कार्ले चैत्य का निर्माण सातवाहन युग यानी कि ईसा पूर्व प्रथम सदी के आसपास में हुआ था। यही एक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार वैजयंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठ ने इसका निर्माण करवाया था। कार्ले से ही महाराष्ट्र का विशालतम शिला उत्कीर्ण बौद्ध चैत्य सभाकार का प्रमाण मिला है। अब बात करते हुए हमारे तीसरे में प्राचीन काल में समुद्री वाणिज्य की एक्सप्लेनेशन के। इसमें हम सबसे पहले भड़ोच के बारे में लिख रहे हैं। भड़ोच यह पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध नगर एवं समुद्री बंदरगाह था। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में यह नगर अत्यधिक प्रसिद्ध था। सुपारक जातक में भड़ोच के समुद्री व्यापारियों की साहसिक यात्रा के रोचक विवरण। सुपारक जातक ये बुक का नाम है। सुशोभिया जातक के अनुसार यहाँ के व्यापारी स्वर्ण भूमि को जल मार्गों द्वारा जाते थे। पेरिपल से ज्ञात होता है कि यहाँ पहुंचने वाले जहाजों को संकट का सामना करना पड़ता था। और सोनगिरी जो आया नहीं कहीं कर्नाटक में जो स्थान है उसके बारे में है। पिल्ली लिखता है
कि इस बंदरगाह से रोम के लिए विलासिता की सामग्री एवं रेशमी वस्त्र निर्यात किए जाते थे, जिनके बदले में रोम से करोड़ मुद्राएं प्रति वर्ष भारत पहुंचती थी। अगला है लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। लोथल गोदी, जो कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, सिंध में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली साबरमती नदी की प्राचीन धारा के द्वारा शहर से जुड़ी थी, जो इन स्थानों के मध्य एक व्यापार मार्ग था। प्राचीन समय में यह एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोने तक भेजे जाते थे। अगला है ताम्रलिप्ति। पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में रूपनारायण नदी तट पर स्थित तामलुक ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्ति के नाम से प्रसिद्ध था। यह पूर्वी भारत का सुप्रसिद्ध बंदरगाह था। फाहियान ने ताम्रलिप्ति का उल्लेख गुप्त साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में किया है। वह स्वयं यहाँ से एक व्यापारी जहाज में बैठकर सिंघल गया था। सिंघल यानी श्रीलंका गया था। यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। फाहियान, ह्यूनसांग, इतिसिंह आदि ने यहाँ रहकर अध्ययन किया था। ग्रीको रोमन एवं चीनी स्रोतों में इसे प्राचीन भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शामिल किया गया। यही गुप्त युग में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने का मुख्य बंदरगाह था। अगला है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। प्राचीन समय से ही प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था मसूलीपट्टनम। यहाँ का व्यापार बंगाल की खाड़ी से ही होता था और पूर्वी एशिया के देशों तक जाता था। शहर के प्राचीन यूनानियों द्वारा मलमल का व्यापार किया जाता था। मसूलीपट्टनम के निकट नगरों की खुदाई के दौरान कई रोमन सिक्के मिले हैं। कुतुबशाही राजाओं के अधीन मसूलीपट्टनम प्रमुखता से उभरा। यह शहर उनके प्रभुत्व गोलकुंडा राज्य के लिए प्राथमिक समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यह राज्य के लिए आय का प्रमुख स्रोत था और 1620 से 1630 के दशक में इसकी अपार समृद्धि में योगदान दिया, यानी कि इतनी ज्यादा इनकम यहाँ से होती थी उन्हें। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक यह बंदरगाह शहर गिरावट में आ गया। और लास्ट है सूरत। तो हमने हर एक के 5-5 पॉइंट लिखे। 1 नंबर का 1 पॉइंट आप लेकर चल सकते हो और जिसमें हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। सूरत है। सूरत गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि आधुनिक सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के अंतिम वर्ष में हुई। कहा जाता है कि 1516 ईस्वी में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने इसे बचाया था। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक यह शहर मुस्लिम शासकों, पुर्तगालियों, मुगलों और मराठों के आक्रमणों का शिकार हुआ। 1514 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने सूरत का वर्णन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में किया था। 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे सूरत का पतन होने लगा था। उस समय अंग्रेज और डच दोनों ने सूरत पर नियंत्रण का दावा किया, लेकिन 1800 ईस्वी में अंग्रेजों का इस पर अधिकार हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक्सप्लेनेशन। बार बार आपके सिफारिश, आपके कमेंट पर मैंने ये वीडियो बनाई है बड़ी मेहनत के साथ। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।